वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे संघीय कार्यपालिका के प्रमुख घटक राष्ट्रपति पर। इस टॉपिक के दौरान हम राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणाली की आलोचनाएं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और मंत्री परिषद से मिलकर बनती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुरूप उत्तरदायी और संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका को अपनाया है और इस व्यवस्था के अनुरूप मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली का प्रावधान किया गया है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यानी कि औपचारिक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में कहा है कि हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। उसका शासन में यह स्थान है कि उसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय घोषित किए जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्र शक्ति का प्रतीक अवश्य है, किंतु वह वास्तविक शासक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। संसद उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत कर सकती है, यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सहायता और परामर्श से राष्ट्रपति अपना शासन करेगा, अपना कार्य संपादित करेगा या अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद विशेष महत्वपूर्ण पद है। इसकी महत्ता के 4 कारण हम गिना सकते हैं। पहला है, राष्ट्रपति ऐसे समूह द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसमें, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संपूर्ण देश के प्रतिनिधियों का समावेश होता है। इसमें राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के महत्ता का दूसरा कारण यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है वह संविधान की रक्षा के रूप में होती है। तीसरा कारण है, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गई है, यानी राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति के पद के महत्व का चौथा कारण है, देश के प्रतिरक्षा बलों के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो राष्ट्रपति न केवल शासन का प्रधान होता है,
वह संपूर्ण राष्ट्र का नायक होता है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला है और संविधान की रक्षा की वह शपथ लेता है और इसके साथ साथ ही सेना का वह प्रधान होता है। इस कारण राष्ट्रपति पद अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण पद बन जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है? राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं निर्धारित की गई है उनके अनुसार सबसे पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, यानी 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और किसी संसदीय निर्वाचक मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अगली उसकी योग्यता है भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन या इन दोनों सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण न किए हुए हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(2) के अनुसार भारत संघ के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्यों के मंत्रियों के पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है और ऐसे व्यक्ति जो इन पदों पर कार्यरत हैं वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। वह अपने पद पर कार्यकाल समाप्त होने पर भी उस समय तक बना रहता है जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर भी तब तक राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से मुक्त करने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। यानी नया राष्ट्रपति भी अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा करेगा, उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का गिना जाएगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति के पद मुक्ति की तिथि से पहले यानी राष्ट्रपति का पद मुक्ति की जो तिथि है उससे 6 महीने पहले राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां। भारत के राष्ट्रपति का पद अत्यंत ही गरिमापूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर संविधान द्वारा समस्त संस्थाएं अपना कार्य निष्पादित करती है। इस कारण राष्ट्रपति को बहुत सी व्यक्तिगत उन्मुक्तियां और सार्वजनिक शक्तियां प्रदान की गई है। ये उन्मुक्तियां और शक्तियां कौन कौन सी है? पहली है, राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं उसके लिए उसका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं। अपने पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और न ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उसे
जेल भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में उसके विरुद्ध दंड विधि की कोई प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती। राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन इस कार्रवाई को करने से 2 महीने पहले लिखित में सूचना देना अत्यावश्यक है। इस प्रकार राष्ट्रपति को अनेक उन्मुक्तियां प्रदान की गई है जो उसके पद की गरिमा के अनुकूल है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा या अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, जो कि संसदीय शासन व्यवस्था के अनुकूल व्यवस्था है, क्योंकि संसदीय शासन में राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। अतः राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में 2 तरह के सदस्य होते हैं, या इस निर्वाचक मंडल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? इसमें पहले हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य। हालांकि 1992 से पहले संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया जाता था, किंतु 1992 के बाद में एक संविधान संशोधन के द्वारा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होते। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद और राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान नहीं दिया गया है, या मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह पहले ही निश्चित कर लिया गया था कि एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कराया जाएगा। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि प्रत्येक सांसद और विधानसभा तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों को एक निश्चित मूल्य प्रदान किया जाए। इस हेतु एक विशेष पद्धति को अपनाया गया। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य का मूल्य निर्धारित करने हेतु एक गणितीय सूत्र को अपनाया गया है, जिसमें संघ, क्षेत्रों और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य अलग निकाला जाता है और संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्यों को अलग से निकाला जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं
कि किसी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या का मूल्य किस तरह निर्धारित किया जाएगा। किसी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या का निर्धारण करने हेतु यह सूत्र अपनाया गया है। राज्य या संघीय क्षेत्र के संघीय विधानसभा के क्षेत्रों के मतों को इस तरह निर्धारित किया जाएगा कि राज्य अथवा संघीय क्षेत्र की जनसंख्या में राज्य अथवा संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग देकर 1000 का भाग दिया जाएगा। यानी किसी भी संघीय या राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की या उस संघीय क्षेत्र की जनसंख्या में उस राज्य अथवा संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग देकर 1000 का भाग दिया जाएगा और जो मत मूल्य आएगा वह संघीय या राज्य विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या होगी। ये सूत्र अपनाया गया संघीय किसी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निर्धारित करने हेतु। अब चूंकि सबके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, अतः संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या का भी निर्धारण किया गया है। इसके लिए यह सूत्र अपनाया गया है कि समस्त राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग, यानी समस्त राज्यों व संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को कुल जितने भी कुल मत प्राप्त हुए हैं उनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग देकर मत मूल्य संसद के सदस्यों का मत मूल्य या मतों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और निर्वाचन में सफलता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए एक न्यूनतम निर्वाचित कोटे को प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की एक विशेष बात यह है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मतों का मूल्य समान नहीं होता। प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निम्नलिखित सिद्धांतों के द्वारा अपनाया जाता है, जिस पर हमने अभी चर्चा की उपरोल्लिखित। और दूसरा यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र और राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इस तथ्य का निर्धारण करने हेतु या इस तथ्य की क्रियान्वित हेतु सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत होते हैं उतने ही मत संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने चाहिए। इस सूत्र या इस सिद्धांत का निर्धारण करने हेतु संसद और राज्य और संघीय क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों के अलग अलग मतों का निर्धारण किया जाता है। इस निर्वाचन प्रणाली के द्वारा यदि पहली बार मतों की गणना में किसी प्रत्याशी को सफलता प्राप्त हो जाती है और सफलता प्राप्ति के लिए उसने 50% से अधिक मतों को प्राप्त कर लिया है तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा अगर कोई भी प्रथम गणना में कोई भी प्रत्याशी 50% से अधिक मतों को प्राप्त नहीं करता है तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है, जिनके आधार पर निर्वाचन का निर्णय किया जाता है। और द्वितीय मतों की गणना में उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने प्रथम वरीयता में
सर्वोच्च 5 स्थान प्राप्त किए हों और नीचे के जो सदस्य हैं उनके मतों को ऊपर वाले सदस्यों के सर्वाधिक मत प्राप्त सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। इस तरह राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है और संसद के सदस्यों, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों, संसद के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकालकर राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह एक निश्चित कोटे को प्राप्त करे। यह निश्चित कोटा राष्ट्रपति के लिए प्राप्त करना होता है। इस निश्चित कोटे का निर्धारण कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए निश्चित कोटे का निर्धारण करते हुए इस सूत्र को अपनाया गया है कि दिए गए मतों की कुल संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 का भाग देकर +1 किया जाएगा और उसके बाद में जो परिणाम आता है उस परिणाम को प्राप्त करना राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक होता है, उससे अधिक मतों को प्राप्त करना। अब हमने अभी चर्चा की राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को ही क्यों अपनाया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों नहीं किया गया? इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण हम गिनवा सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचक प्रणाली के द्वारा या वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए निर्वाचन की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन कार्य होता। अगला है, राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है और संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। अतः नाममात्र कार्यपालिका के लिए राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा निर्वाचन आवश्यक और संसदीय सिद्धांतों के अनुरूप होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सके। इसके लिए चौथा कारण हम ये गिना सकते हैं कि निर्वाचक मंडल में संसद सदस्यों के साथ साथ राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि राजनीतिक संतुलन बना रहे। यदि निर्वाचक मंडल में केवल संसद के ही सदस्यों को सम्मिलित किया जाता तो बहुमत दल सरलता से अपने प्रत्याशी को निर्वाचित करवा सकता था। इस दोष से बचने के लिए राष्ट्रपति की किसी बहुमत दल का ही ना हो बल्कि सभी दलों को उसमें प्रतिनिधित्व मिले और वह सभी संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, सभी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रपति मात्र बहुमत से निर्वाचित न हो और छोटे छोटे राजनीतिक दलों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में महत्व प्राप्त हो। राष्ट्रपति के चुनाव को बहुमत की स्वेच्छाचारिता से बचाया जा सके, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचक प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की आलोचना। हमने देखा कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप अप्रत्यक्ष मत प्रणाली द्वारा अपनाया गया
और संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व और सभी दलों को प्रतिनिधि महत्व देने और बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया। इस मत प्रणाली के जहां कई लाभ हैं, वहीं इसकी कई आलोचनाएं भी की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति की आलोचना का प्रथम आधार यह है कि यह जो निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वह अत्यंत जटिल और पेचीदा है। आनुपातिक प्रणाली इसे और भी कठिन बना देती है। यह भी संभव है कि एक गणना में कोई भी प्रत्याशी निर्वाचित नहीं हो पाता और इस प्रकार इस प्रणाली में समय बहुत अधिक नष्ट होता है। दूसरी आलोचना का आधार यह है कि चुनाव में राज्य की विधानसभा के सदस्य तो भाग ले सकते हैं, परंतु जिन राज्यों में 2 सदन हो, यानी जहां विधान परिषद भी होती हो, वहां के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में स्थान नहीं दिया जाता। यानी केवल राज्य विधानसभा के सदस्य ही निर्वाचक मंडल में शामिल होती है। जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, वहां के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में या विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में स्थान नहीं दिया गया। जब राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, तो ये प्रश्न उठता है कि राज्य की विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। इस चुनाव पद्धति की आलोचना का तीसरा आधार यह है कि आनुपातिक प्रणाली की संज्ञा देना, इस चुनाव प्रणाली को आनुपातिक प्रणाली की संज्ञा देना सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आनुपातिक प्रणाली वहीं लागू की जा सकती है जहां एक से अधिक पद रिक्त हो, जबकि राष्ट्रपति का तो पद ही एक होता है। इसलिए यहाँ आनुपातिक प्रणाली की आवश्यकता नहीं थी और भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस पद्धति को अपनाया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की जहां कई लाभ है, वहीं इसके कुछ दोष भी गिनाए जा सकते हैं, जिन पर अभी हमने चर्चा की। धन्यवाद।